एसबीआई पीओ का जॉब वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव जॉब है। 1 लाख से ज्यादा की टोटल सैलरी वाला जॉब। इस एग्जाम को कैसे क्रैक करें, हर स्टूडेंट का सपना होता है। मैं इस वीडियो में डिटेल बात करने जा रहा हूं इन सारे मुद्दों पर। इसके साथ साथ इस पर बात करूंगा लास्ट में कि वो ब्रह्मास्त्र क्या है जो आपको पास करा दे। वर्किंग स्टूडेंट्स अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, कट ऑफ किस तरह का और कैसा होता है, उसको कैसे अचीव किया जा सकता है, विदाउट कोचिंग आप पास कर सकते हैं कि नहीं, इस पर मैं बात करूंगा। ये कितना टफ है दूसरे बैंक एग्जाम की तुलना में और एसएससी एग्जाम की तुलना में, सब पर एक एक करके मैं बात करने जा रहा हूं। लास्ट में मैं टाइम टेबल और ब्रह्मास्त्र पर बात करूंगा कि आप बड़ी आसानी से इस सबसे टफ एग्जाम को पास कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं विभिन्न मुद्दों पर। सबसे पहले जो कॉमन क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के दिमाग में उठते हैं, ये कितना टफ है। टफ दो तरह से होता है। आप देखेंगे 10 लाख के आसपास स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, जबकि 25 लाख स्टूडेंट्स फॉर्म फिलअप करते हैं और सीट्स कितनी होती हैं 2000 यानी 500 स्टूडेंट्स पर एक सीट है। ये डराने की बात नहीं है, जस्ट एनालिसिस है, ये वस्तु स्थिति है। आप इसको पास कैसे करेंगे, कितना टफ है। क्वेश्चन लेवल, यस, क्वेश्चन लेवल वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है सारे एग्जाम्स में। आप देखेंगे कि जो भी एग्जाम आप देते हैं उसमें बैंकिंग एग्जाम में प्री और मेन में जो रियल डिफरेंस है वो वास्तव में एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ के मेन का दूसरे एग्जाम के साथ है। इस डिफरेंस को भी मैं स्पष्ट करूंगा। जब इस एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए जाते हैं तो रियल में आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। बहुत सारी वो इच्छाएं जो आप चाहते हैं कि पूरी हो, नहीं कर पाते, क्योंकि आपका डेडिकेशन एकमात्र एग्जाम की ओर आगे बढ़ना होता है। बेस्ट प्लेलिस्ट क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे। स्टडी टाइम टेबल क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे। बेस्ट प्लेलिस्ट पहले मैं दिखा देता हूं कि अमर सर यूट्यूब चैनल पर विथ लिंक ये प्लेलिस्ट है, जिसमें कम से कम 100 वीडियो किसी भी एक प्लेलिस्ट में है, अधिक से अधिक तो 400 तक है। वो एक बार देख लीजिए। हाउ टू स्टार्ट। सबसे पहले दिमाग में होता है कि ये टफेस्ट एग्जाम, क्वेश्चन टफ, पास कैसे करेंगे, स्टार्ट कहां से करें। ज्यादातर स्टूडेंट का एक एक साल गुजर जाता है, किसी किसी का 2-2 साल गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता है स्टार्ट कैसे करें। नोटिफिकेशन आता है तो एग्जाम का प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं, जबकि प्रिपरेशन पहले से किया जाता है, एग्जाम उसके बाद आता है। तैयारी करने के बाद एग्जाम आना चाहिए, एग्जाम नोटिफिकेशन आने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया जाता। क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, समझ में ही नहीं आता। और दिक्कत यह है कि बैंकिंग एग्जाम इंक्लूडिंग एसबीआई अब कोर्स देता ही नहीं है। जो जो चीजें हैं, जो जो सब्जेक्ट है, मैथ्स है, रीजनिंग है, करंट अफेयर्स है, इंग्लिश है, इसमें दरअसल क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसमें कहीं दिया ही नहीं जाता। आप देखेंगे कि आपको खुद ही तय करना है, तो आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखते हैं, वहां से पता चलता है कि रियल में क्वेश्चंस कहां से आते हैं। अब मैथ्स बोलने से क्या पता चलेगा, मुझे बताइए। मैथमेटिक्स में प्री में लिखा रहता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और अरिथमेटिक, और मेन एग्जाम में डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। बहुत सारे लोग इसको डीआई समझ लेते हैं और बड़ी गलती करते हैं। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, एनालिटिकल मैथमेटिक्स। चाहे वो डीआई हो, कैसलेट डीआई हो, चाहे वो क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 हो, क्लोज टेस्ट इंग्लिश का होता है ना, उस स्टाइल में मैथ्स के क्वेश्चन, वो पूरी तरह से आपके एनालिसिस पावर को जज करने वाला है। एनालिसिस, डेटा एनालिसिस, इसीलिए कैसलेट डीआई उसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ये कैसे समझेंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन इसका रास्ता बताएंगे आपको। सबसे पहले कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके अंदर पढ़ने को लेकर के। कभी आप 12-15 घंटे पढ़ लिया
और कभी पढ़ा ही नहीं। ऐसा करने से पढ़ाई के प्रति लगाव पैदा नहीं हो पाएगा, वो जुनून पैदा नहीं हो पाएगा जो इस एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो आप पहले कंसिस्टेंसी लाइए। दिमाग में सीधा आता है कितने घंटे पढ़े, कितने घंटे पढ़े, ये एक रिलेटिव बात है। आप रफली बात करेंगे तो 8 to 10 आवर्स आप पढ़ें। 8 to 10 आवर्स पढ़ना है इसलिए नहीं, बल्कि पढ़ने के बाद आप देखिए कि यस मैंने कितनी देर पढ़ा, तो 8 to 10 आवर्स हो गया। ऐसा कंसिस्टेंट 14-15 घंटे 2 दिन पढ़ के और 4 दिन नहीं पढ़ना, तो ये एकदम बेकार तरीका है। कैसे पढ़ें? तो ऐसा नहीं कि आप एक कठोर टाइम टेबल बना लें, मैथ्स भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, रोज पढ़ना है, अरे हम कंप्यूटर है। नहीं, जब जो इच्छा हो तब पढ़ना है और यहां से स्टार्ट करना है। स्टार्ट आपका सही है कि गलत? तो हर बढ़ते कदम के साथ आप इवैल्यूएशन करें कि आप आगे बढ़े हैं कि नहीं एग्जाम की ओर। आपने टेस्ट दिया और देखा कि पहले से स्कोर आगे बढ़ा कि नहीं। अगर स्कोर आगे नहीं बढ़ा तो इसका मतलब यह है कि आपके पढ़ने का तरीका सही नहीं है। ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन एग्जाम है, कम से कम कैलकुलेशन करना होता है, इसलिए आपकी टेक्निक सही होनी चाहिए। तो इस तरह से आप स्टार्ट करेंगे। बुक्स ईटीसी, यहीं पर सवाल उठता है कि क्या कोचिंग जरूरी है? बिना कोचिंग के पास नहीं कर सकते? तो सबसे पहले मैं ये कहता हूं कि कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है, न ही ऑनलाइन न ही ऑफलाइन। अगर सचमुच एक लाइन में कहा जाए तो एक स्टूडेंट डिसाइड कर ले कि मुझे पढ़ना है, तो मेरा यूट्यूब चैनल 5000 से ज्यादा वीडियोस हैं, मैंने प्लेलिस्ट दिखा दिया है। उन प्लेलिस्ट में जाकर के जो पढ़ ले उसे किसी भी दूसरी चीज की जरूरत नहीं है। ऑफलाइन तो छोड़िए, ऑनलाइन भी जरूरत नहीं है। कोचिंग के फायदे हैं, चीजें व्यवस्थित ढंग से मिलती हैं, वो सब कुछ सही है, लेकिन थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा वीडियो को सर्च करने में। अगर आप ये मेहनत करने को तैयार है तो बिना कोचिंग के पास कर सकते हैं। बुक्स आपका साथी है, फ्री वीडियोज आपके साथी है। आप RS अग्रवाल से लेकर के बहुत सारे राइटर्स हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो बुक्स लीजिए और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को सामने रख करके इसको स्टार्ट कीजिए। टेक्निक समझिए, कंसेप्ट समझिए, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का तरीका समझिए। फॉर्मूला रटते नहीं जाना है। बेवजह के फॉर्मूला रटेंगे तो एक बोझ हो जाएगा, डर लगने लगेगा। डर इसीलिए लगता है, एग्जाम से डर का कारण यही है, इतनी सारी चीजें आप रट लेते हैं और वो याद रहता ही नहीं। तो हमें वो चीजें ऐसे पढ़नी हैं जो समझ में आ जाए कि वो बनी कैसे है, यानी उसका कंसेप्ट समझना है। और फॉर्मूला जो बहुत जरूरी है लेना है, पर वो कुछ इस तरह से लेना है कि वो कब याद हो जाए पता ही ना चले। ये समझ में आ गया? टाइम मैनेजमेंट, डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बीच एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि रोज चारों सब्जेक्ट पढ़िए, लेकिन एक सप्ताह में ऐसा तो जरूर होना चाहिए कि चारों सब्जेक्ट को आपने पढ़ा। किस दिन पढ़ा? जिस दिन इच्छा हुई। मैथ्स का पढ़ना भी जरूरी है, इंग्लिश भी जरूरी है, रीजनिंग भी जरूरी है, जनरल अवेयरनेस भी जरूरी है। यहां पर मैं एक बात कहता हूं कि इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस इसको डेली रूटीन में न बांधें कि इस दिन पढ़ना है, इस दिन न पढ़ना है। इसको रोज पढ़ना है, ये आदत का हिस्सा है। वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना रोज की जरूरत है। ये इंग्लिश के पार्ट में हुआ, और करंट अफेयर्स रोज जो घटनाएं घटती हैं वो भी रोज दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। इसके बाद पढ़ना अगर है तो मेनली मैथ्स एंड रीजनिंग पढ़ना है। इस तरह से शुरू में ही आपको अच्छा लगने लगेगा कि करंट अफेयर्स और इंग्लिश ये तो रोजमर्रा की बात है, ये तो रोज ही करना है। पढ़ना है मतलब मैथ्स एंड रीजनिंग। तो चलिए, आज मैथ्स पढ़ने का मन किया तो दिन भर मैथ्स ही पढ़े, कल भी मैथ्स पढ़ने का मन किया तो मैथ्स ही पढ़े, लेकिन उसके बाद फिर रीजनिंग पढ़े। सप्ताह में कम से कम 3 दिन 4 दिन मैथ्स, 4 दिन 3 दिन रीजनिंग, या मैथ्स 3 दिन रीजनिंग 4 दिन। इस तरह से पढ़ना तो जरूरी है, तालमेल जरूरी है। और इंग्लिश और करंट अफेयर्स को अगर डेली रूटीन के टाइप से रोज 1-1 घंटे लेके चलेंगे ना, पता भी नहीं चलेगा
तब उस पर कमांड हो जाएगा और पढ़ने के लिए प्रेशर भी फील नहीं होगा, क्योंकि दो ही सब्जेक्ट पढ़ने के लिए रहेंगे, मैथ एंड रीजनिंग। कंप्यूटर तो एक बार देख लीजिए तो हो गया, उसके बाद ज़्यादा ज़रूरत नहीं। तो टाइम मैनेजमेंट ऐसा है कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको करने के अलावा बाकी समय आपको पढ़ाई के लिए देना है। 15 साल तक आपने स्कूल और कॉलेज का एजुकेशन पाया, इतना समय दिया। अब 1 साल देने के लिए तैयार होइए ना, आपका भविष्य तय होने वाला है। जॉब चाहिए जिससे आप 60 साल की उम्र तक जुड़े रहेंगे। इस डेडिकेशन और इस विचार के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। स्पीड एंड एक्यूरेसी हर स्टूडेंट के लिए एक विशेष समस्या है। मैंने बार बार कहा है, फिर से एक बार बढ़िया से कहता हूं, स्पीड एंड एक्यूरेसी एक नहीं है, दोनों बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंस तो एक जैसा है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। स्पीड का पैमाना अलग है, एक्यूरेसी का पैमाना अलग है। स्पीड का संबंध थर्मामीटर जैसा है, आपने जो पढ़ा है, कितना पढ़ा है, ये बताता है। स्पीड बढ़ाई नहीं जाती, जितना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, स्पीड उतनी ज्यादा बढ़ेगी। स्पीड कम है तो आप टेक्निक में सुधार लाइए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, सफिशिएंट प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए, तो स्पीड बढ़ेगी। स्पीड का संबंध यहां से है, लेकिन एक्यूरेसी ये आदत है। सही बनाना आदत है, गलती करना भी आदत है, और आदत इतनी जल्दी नहीं सुधरती। इसलिए एक्यूरेसी के लिए विशेष मेहनत करना पड़ता है। स्पीड के लिए मेहनत नहीं करते, वो तो हम पढ़ने पर ध्यान देते हैं। एक्यूरेसी के लिए मेहनत करते हैं, क्योंकि एक्यूरेसी आदत है। हम 5 क्वेश्चन बनाएंगे, एक भी गलत नहीं होना चाहिए, ये सोच के 5 क्वेश्चन बनाएंगे, फिर 5 क्वेश्चन बनाएंगे। आदत हो गई ना कहीं गलती कर ही देते हैं, तो 5 में एक गलत हो गया, कभी कभी 2 गलत हो गया। जब इस पर ध्यान देके बनाएंगे तो फिर एक एरर होगा, कभी कोई एरर नहीं होगा। और ऐसा जब एरर नहीं होने की प्रक्रिया लगातार दोहराई जाएगी तो एक्यूरेसी सुधर गई। कभी भी अनमने ढंग से कैलकुलेशन नहीं करना चाहिए। एक्यूरेसी क्यों गड़बड़ होती है? क्योंकि हम कैजुअली ले लेते हैं क्वेश्चंस को, थोड़ा रफली कैलकुलेट कर देते हैं, थोड़ा गंभीरता से नहीं लेते हैं। ये एक आदत बन जाती है। क्वेश्चंस को गंभीरता, सीरियसनेस के साथ लेना है और कैलकुलेशन को ध्यान से करना है, तब एक्यूरेसी आ जाएगी। आ जाएगी तो इतनी जल्दी जाएगी भी नहीं, इतनी जल्दी सुधरती भी नहीं, इतनी जल्दी बिगड़ती भी नहीं। समझ गए? मॉक एनालिसिस, मॉक टेस्ट में एक बात है, जो एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं खूबसूरत होते हैं, उसके डेटा एक दूसरे के लिए बने होते हैं। मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस में भी एरर होता है, उतनी क्लियरिटी भी नहीं होती, और उसका जो डेटा होता है वो भी कॉम्प्लेक्स होता है। इसलिए मॉक में स्कोर हमेशा कम आता है, उससे ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं। पहले मॉक्स बहुत बेकार होते थे, अब उनमें काफी सुधार हुआ है। इसलिए अब मैं उतना विरोध भी नहीं करता हूं कि चलिए मॉक दीजिए आप अगर देना चाहते हैं, लेकिन मॉक क्या है, मैंने कितना पढ़ा ये जांचने का तरीका है। तो 1 सप्ताह पढ़ने के बाद मॉक दीजिएगा ना, क्या सुधार हुआ, कहां पहुंचे, फिर 1 वीक पढ़िए तो मॉक दीजिए। रोज रोज मॉक, इससे कोई भला होने वाला नहीं है। रोज रोज मॉक नहीं देना है। मॉक का एनालिसिस बहुत जरूरी है, मेरा कितना स्कोर हुआ। मॉक ओवरऑल मॉक देते हैं, मॉक देना चाहिए सब्जेक्ट वाइज, और उससे भी ज्यादा अगर जोर देना है तो सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक वाइज। सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चंस, अप्रॉक्स के 5 क्वेश्चन, डीआई के 5 क्वेश्चन का एक सेट, अरिथमेटिक के 10 क्वेश्चंस, या फिर चैप्टर वाइज, एवरेज के 5 क्वेश्चंस, एजेस के 5 क्वेश्चंस, एलिगेशन के 5 क्वेश्चंस। जब आप इस पर आ जाएंगे तो सक्सेस निश्चित है। जब किसी को सक्सेस मिलने में देरी होती है तो मैं कहता हूं कि आप ओवरऑल मॉक की तुलना में, ओवरऑल टेस्ट की तुलना में, प्रीवियस के पेपर पर आप सब्जेक्ट वाइज आइए। अभी भी सिलेक्शन नहीं हो रहा तो फिर आप उसके चैप्टर पर आ जाइए। जब सारे चैप्टर के स्कोर सुधर जाएंगे तो मैथ्स का भी स्कोर सुधर जाएगा, रीजनिंग का भी सुधर जाएगा, इंग्लिश और जीए का भी सुधर जाएगा, तो ओवरऑल भी सुधर जाएगा। चैप्टर कंप्लीटिंग स्ट्रैटेजी, असल में क्या है, चैप्टर पढ़ने का एक तरीका होता है। मैं कहता हूं
कि जब मैं पढ़ा रहा हूं तब तो कोई भी चैप्टर मैं आपको पढ़ा सकता हूं, शुरू कर सकता हूं, लेकिन जब मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, यानी आप मेरे वीडियो से तैयारी कर रहे हैं, लाइव क्लास में अटेंड नहीं हो पा रहे हैं, रात में 9 बजे जो मैं लेता हूं, तो आप जाएंगे सबसे पहले बेसिक कैलकुलेशन सीखेंगे। दो धाराएं चलेंगी, एक तरफ बेसिक कैलकुलेशन की, उसके बाद प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस की, पार्टनरशिप, एवरेज, परसेंटेज, सिंपल एंड कंपाउंड, ऐसे। दूसरी तरफ डेटा इंटरप्रिटेशन एंड कैसलेट डीआई की। यहां से शुरू होगा, यहां से शुरू होगा। जब ये दोनों साथ साथ चलेगा, एक अलग ही तरह का इंप्रूवमेंट नजर आएगा, एक अलग ही तरह का। डीआई आपको एक ओवरऑल लुक देगा सब्जेक्ट के बारे में, और दोनों ही स्किल एक साथ आगे बढ़ेंगे। इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर्स के पेपर पर टेस्ट देना जारी रखेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट देना जारी रखेंगे। ऐसा मैथ्स में भी होगा, रीजनिंग में भी होगा। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी सेलेक्ट करके आप इसी तरह से टेस्ट देंगे, और इंग्लिश के भी प्रीवियस ईयर्स पेपर और कॉमन एरर ग्रामर पर इसी तरह से जोड़ देंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्वांट की क्या है? देखिए, वैसे तो पूरा मैथ्स ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन सवाल उठता है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्वांट के किसके लिए, प्री के लिए या मेंस के लिए? क्योंकि दोनों में अंतर है। प्री में लगभग सारे चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, लेकिन हल्का डेप्थ होता है। हॉरिजॉन्टल पूरा विस्तार होता है, लेकिन वर्टिकल बहुत कम होता है। और मेंस में सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने रहते हैं। हॉरिजॉन्टल कम होता है, कम चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। 60% पढ़ लिया तो बहुत पढ़ा, लेकिन डेप्थ ज्यादा होता है, डेप्थ ज्यादा होता है। ये प्री और मेंस में अंतर है। जो कि कुछ चैप्टर्स छोड़ सकते हैं, इसलिए मेंस का अलग तरीका है चैप्टर का। देखिए, प्री एग्जाम का जहां तक सवाल है, मैं इन पर बात कर रहा हूं, लेकिन याद रहे लास्ट में मैं बताने वाला हूं वर्किंग स्टूडेंट के लिए स्ट्रैटेजी और ब्रह्मास्त्र, एक ऐसा तरीका जो आपको एसबीआई पीओ बना दे। ये लास्ट में, अंत में होगा। तो देखिए, प्री के ख्याल से बात करें तो बेसिक कैलकुलेशन तो आधार है। इसी ऑर्डर में आप पढ़ेंगे। एजेस, पार्टनरशिप, एवरेज, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, यहां तक यही ऑर्डर रहेगा। इसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन एंड बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क एंड पाइप्स एंड सिस्टर, मेथड ऑफ एलिगेशन, सिंप्लीफिकेशन, mensuration, method of alligation, permutation, combination, probability, approximate values अलग से चैप्टर है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इसमें बारी बारी से क्वेश्चंस चेंज होकर के आते रहते हैं। यही जब आप मेंस, मैंने इस रूप में नाम नहीं लिया कि डेटा इंटरप्रिटेशन तो पढ़ना ही है, कैसलेट डीआई पढ़ना ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना ही है। ये सबसे तो 5 क्वेश्चंस आते हैं, डीआई तो 2 आ जाते हैं। ये प्री के ख्याल से हुआ। मेन एग्जाम में आप चैप्टर का लिस्ट बना करके रखें, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ें जहां तक पहुंच सकें। जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा करना जरूरी है। मेन एग्जाम में नाम ही है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, तो टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, ये एक ग्रुप है। यहां से डीआई आता है या कैसलेट आता है, आता ही आता है। करीब करीब 4 डीआई और 5-6 कैसलेट्स आ जाते हैं मूल रूप में। कभी 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन वाले कैसलेट्स, 30 क्वेश्चन टोटल होते हैं। समझ लिए 4 आ गए तो करीब 20 नंबर का तो वही हो गया, तो 18-20 का डीआई आ गया, और बाकी जो 10-12 क्वेश्चन हैं वो सब के सब कैसलेट टाइप के आ जाएंगे। उसी में डेटा सफिशिएंसी भी रहेगा, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 भी रहेगा, और सीधे चैप्टर के भी क्वेश्चंस रहेंगे। तो मेन एग्जाम में कभी कभी सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पर आ जाता है क्वेश्चन, डेटा इंटरप्रिटेशन। अगर डीआई में नहीं आया तो कैसलेट में आ गया। तय है कि टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन एंड बोट एंड स्ट्रीम, इससे एक क्वेश्चन या तो डीआई या फिर कैसलेट आना है।
टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टर्न, इससे भी आना है एक डीआई या एक कैसलेट, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी से भी या तो डीआई या कैसलेट, ज्यादातर कैसलेट आना है, ये तय है। इसके बाद डिपेंड करता है कि कभी प्रॉफिट एंड लॉस का आ गया, मेंसुरेशन पर एक कैसलेट आने का पूरा चांस रहता है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पर भी कैसलेट आते हैं। जो डीआई में नहीं आया वो कैसलेट पे आया। इस तरह से होता है कि बड़ा एरिया कवर हो चैप्टर का, आपको पढ़ना पड़े, फिर भी 60%, 65%, 70% बहुत हुआ मेन एग्जाम में, इससे ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। अब मैं बात करने वाला हूं एसबीआई पीओ में सक्सेस का ब्रह्मास्त्र मैं दिखाता हूं। इसका जो मेन एग्जाम का पैटर्न है उसकी चर्चा करते हुए करता हूं। आप जानते हैं प्री में जो कट ऑफ होता है, प्री में जो कट ऑफ होता है वो अप्रॉक्स 60 होता है। आप जानते हैं नॉर्मलाइजेशन होता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ के बावजूद 60 प्लस माइनस 2 3 यही रहता है प्री का। और मेंस का, प्री का आउट ऑफ 100 मैंने बात किया 60, और मेंस एग्जाम में ओनली 36%, 250 का 36%, 90 प्लस माइनस यही है कट ऑफ। यानी कहने का मतलब ओनली 36%। सच तो यह है कि 36% इन जनरल कट ऑफ तक नहीं होता, 40% तक कट ऑफ हो जाता है, लेकिन मेन एग्जाम में ऐसा कुछ बार नहीं है। और देखिए मैं बताता हूं मेन एग्जाम में इसका क्या मायने है, ये देखिए इसका क्या मायने है। आप देखेंगे कि कुल मिलाकर के 90 अगर आपको चाहिए तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट इंग्लिश से बहुत डरता है। वैसे कुछ भी हो, इंग्लिश छोड़ तो नहीं देगा ना। इंग्लिश में भी आपको बैठना है 40 मिनट्स और 35 क्वेश्चंस हैं, 40 मार्क्स है, आपका स्कोर तो होगा ही होगा। फिर भी मैं कहता हूं कि इंग्लिश में अगर आप 0 भी ले आते हैं तो भी एसबीआई पीओ पास कर सकते हैं और अच्छे रैंक के साथ पास कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन 160 मार्क्स का है, इसका 60% यानी 96 आप ले आए, आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ इस 3 में यानी रीजनिंग, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस जो है, इस 160 का 60% 96 मार्क्स आप ले आए, आपको कोई रोक नहीं सकता। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ क्वेश्चन के ख्याल से 24 क्वेश्चन से लाना है रीजनिंग में, 18 क्वेश्चन लाना है, सॉल्व करना है, सही करना है मैथ्स में, और जीए में 30 क्वेश्चन। सिलेक्शन पक्का, यही मैं कहने जा रहा हूं। लेकिन इंग्लिश में भी क्वेश्चन मार्क्स तो आएगा ही, क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगी। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं या फिर किसी भी मीडियम के इंग्लिश स्ट्रांग है तो यहां से जो आपको मार्क्स मिलेगा, वो गेन होगा और प्रेशर यहां कम हो जाएगा। इसके अलावा किसी एक ब्रांच में आप समथिंग स्पेशल कर दें तो दूसरे ब्रांच में दबाव और कम हो जाएगा। इंग्लिश में 10 मार्क्स भी कोई ले आए, 10 मार्क्स भी ले आए तो आप समझते हैं प्रेशर कितना कम हो जाएगा। 10 मार्क्स पे ले आए तो, और 10 मार्क्स कितना भी इंग्लिश वीक हो, 10 मार्क्स तो आप ला ही सकते हैं। यहां से 10 लाने के बाद प्रेशर कितना कम हो जाएगा। मैथ्स में 18 न हो करके 15 बने, 14 बने, 13 बने, 12 बने तो भी सक्सेस आपको मिलना है। ये रियल स्ट्रैटेजी है मेंस एग्जाम पास करने का, और इसमें कोई भी कट ऑफ नहीं होता, सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता। ये एसबीआई पीओ एग्जाम की विशेषता है, ये ब्रह्मास्त्र है। कुछ क्षेत्र में जबरदस्त पढ़ के, किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशल डेप्थ के साथ पढ़ करके आप आसानी से एसबीआई पीओ बन सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो एसबीआई पीओ का एग्जाम है, इसमें अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सोचते हैं कि और क्या है, कोचिंग करें कि ना करें, तो मैंने पहले ही कह दिया कि कोचिंग किए बिना भी आप पास कर सकते हैं। हालांकि ऑनलाइन ऑफलाइन
कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी अपनी विशेषताएं हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो पेड कोर्सेज में विश्वास करते हैं, और अब पेड कोर्सेज भी बहुत सस्ता हो गया है, ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा है, तो उसको अफोर्ड भी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग नहीं कर सकते वो भी आसानी से पास कर सकते हैं। तो आप बताइए, आपको ये पूरी स्ट्रैटेजी कैसी लगी? मैं रात में 9 बजे रोज लाइव क्लासेस लेता हूँ, उससे भी जो लोग जुड़ेंगे उनको भी जबरदस्त फायदा होगा और सक्सेस आसान होगा। ऐप मेरा भी है, अमर सर मैथ दिखता है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। ये देखिए इस पर, और इससे आप जुड़ सकते हैं। अब मैं बात करता हूं टाइम टेबल पर। एक नॉर्मल स्टूडेंट कैसे अपना टाइम मैनेज करे और वर्किंग स्टूडेंट कैसे करे। तो एक नॉर्मल स्टूडेंट रोज सुबह उठने के बाद 1 घंटे न्यूज़पेपर और करंट अफेयर से चीजें, यानी कि जैसे एक न्यूज़पेपर मैंने कहा कि जो भी नेशनल लेवल पर है वो आप ले सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी में द हिंदू ले सकते हैं, या फिर आपको जो भी अच्छा लगता है, लेकिन इकोनॉमिकल हो तो ज़्यादा अच्छा, और एक इकोनॉमिकल न्यूज चैनल ये भी देखना है। इसके बाद 1 घंटे आपको इंग्लिश पढ़नी है। सुबह में आप उठते हैं 6 बजे उठते हैं, ये डिपेंड करता है। एक स्टूडेंट अगर लेट नाइट सोता है तो वो 7-8 बजे उठेगा, लेकिन अगर वो 10 से 11 बजे तक सो जाता है तो सुबह 5 से 6 बजे उठ जाएगा। तो जैसा रूटीन है आपके मुताबिक, सुबह में उठने के बाद सबसे पहले 1 आवर आप करंट अफेयर्स न्यूज़ पेपर ये पढ़ेंगे। बिजनेस स्टैंडर्ड एक बहुत ज़बरदस्त पेपर है, इसको जो रेगुलर पढ़े उसको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। लेकिन द हिंदू ये 2 ले ले तो फिर सफिशियंट है, न्यूज़ चैनल सुनना है। इकोनॉमिकल खास करके सीएनबीसी आवाज या फिर जी बिजनेस, और 1 घंटे इंग्लिश जिसमें कि आप सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वर्ड पावर पर ज्यादा ध्यान देंगे। ये 1 घंटे का हुआ, यानी सुबह अगर आप उठे तो 7 से 8 और 8 से 9, फिर थोड़ा रेस्ट लिया। इसके बाद आपको मैथ्स और रीजनिंग पर, अगर आप दोपहर में पढ़ते हैं या रात में पढ़ते हैं, जैसी आपकी सुविधा है, या दोपहर और रात दोनों में 4-4 घंटे का टाइम निकाल लेते हैं, तो आप मैथ्स और रीजनिंग रोज पढ़ सकते हैं 4-4 आवर्स। या फिर अगर मन लग गया तो एक ही सब्जेक्ट दिन भर पढ़ सकते हैं। कल अगर आज मैथ्स पढ़ लिया तो कल रीजनिंग। इस तरह से 10 घंटे का एक एवरेज, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अगर ये वर्किंग स्टूडेंट हैं या फिर विमेन है मैरिड जिनके पास समय कम रहता है, तो वो दोपहर में टाइम निकाल लेते हैं, जो विमेन है। लेकिन जो वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, सुबह गए, दिन भर थक गए, शाम में आए 6-7 बज गया, फ्रेश होकर के अगर 7:30-8 बजे तक बैठ गए और 12 बजे तक पढ़ा, तो उनके पास थोड़ा टाइम कम है। तो वो 1 घंटा नहीं, 45 मिनट पढ़ेंगे इंग्लिश और करंट अफेयर्स पेपर वगैरह, और बाकी समय में लगभग 3.5 घंटे 4 घंटे के आसपास मैथ्स और रीजनिंग। तो उनके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो एक दिन में एक ही सब्जेक्ट लेंगे। मैथ्स लिया, दूसरे दिन रीजनिंग लिया, फिर मैथ्स लिया, फिर रीजनिंग लिया। इस तरह से दोनों पर समान रूप से टाइम देना है। ठीक है। वर्किंग स्टूडेंट और वर्किंग स्टूडेंट के साथ साथ जो मैरिड विमेन जो एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप देखिए दोनों के पास टाइम का प्रॉब्लम होता है। वर्किंग को कारखाने में या फिर इंस्टीट्यूशन में काम करना पड़ता है, और जो विमेन हैं, मैरिड हैं, उनको घर की जिम्मेदारियां संभालनी पड़ती हैं। दोनों के लिए ही बात है कि जब जिसके पास समय नहीं होता वही समय का मूल्य पहचानते हैं, और इसीलिए जो समय उनको मिल पाता है 4 से 5 घंटे, वो क्वालिटी टाइम है। वो ठीक वही पढ़ते हैं जो उनको पढ़ना है, और इसीलिए उनका 4 घंटा दूसरों के 10 घंटे पर भारी पड़ता है। ये इसका सबूत ये है कि पास करने वालों में जो वर्किंग हैं उनका परसेंटेज ज़्यादा है, उनका नंबर भी ज़्यादा है, और इसीलिए वर्किंग स्टूडेंट को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। चूँकि टाइम कम है तो फालतू फालतू चीज़ें पढ़ते ही नहीं, एग्जाम के लिए जो जरूरी है वही पढ़ते हैं। जबकि नॉर्मल स्टूडेंट्स बहुत समय है तो उठपटांग चीज़ों में अपनी एनर्जी जाया करते हैं, समय भी जाया करते हैं। वर्किंग ये नहीं करते, और यही उसका फायदा है। बस एग्जाम के लिए जो जरूरी है वही पढ़ते हैं।
तो समझ गए, उनका 4 घंटा भी दूसरों के टाइम पर भारी पड़ता है। 4 घंटे बढ़िया से वही पढ़ें जो स्ट्रैटेजी मैंने बनाई है। तो बताइए कैसा लगा? आपके अंदर एक एनर्जी आई कि नहीं? पॉजिटिव एनर्जी आई कि नहीं? इसी एनर्जी के साथ कहीं भी निराश नहीं होना है। ये टारगेट है, ये अचीव करना है। पहले मैं प्रिपरेशन करूंगा और अच्छा प्रिपरेशन होने के बाद ही एग्जाम दूंगा और मैं पास करूंगा। इसी स्ट्रैटेजी के साथ आपको आगे बढ़ना है। अभी भी इस साल एसबीआई पीओ एग्जाम में कम से कम 3 महीने का टाइम है और मेंस के लिए अलग से और समय मिलेगा। तो इन 3 महीनों में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन आपको कंपैरेटिवली कम टाइम है, तो बहुत सारी चीजें जो नहीं करनी है उसको छोड़ देना है। टॉप भी मुझे नहीं करना है, मुझे पास करना है। अगर इसी साल एग्जाम देना है तो इस टारगेट के साथ। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।